हेलो एवरीवन, आप सभी का सरिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही है, ठीक है। और ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर होने वाला है आज का जो डिस्कशन है। तो ये प्रैक्टिस सेशन मैंने इसलिए रखा है ताकि जो भी पहली बार सीटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिनका सीटेड एग्ज़ाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो उनका रिवीजन हो जाए। क्योंकि अभी क्या है, हमारे पास बस ये जून का महीना ही है, यहाँ पे हम रिवीजन भी करेंगे, साथ ही साथ जितना हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, जितना हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए हमको क्या करना था, पहली बात तो शुरुआती महीने में टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना था, और लास्ट का जो महीना रहता है वहाँ पर हम जितना मॉक टेस्ट करेंगे, जितना हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से ही हमको पता चलता है कि कहाँ पर हमारी जो खामियां हैं, कौन से टॉपिक्स हमको दोबारा से रिवाइज करने होंगे, और ये आइडिया भी मिल जाता है कि अभी कैसा ट्रेंड है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेड एग्जाम में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप कमेंट करके भी मेरे को बता सकते हैं कि आउट ऑफ 10 आपको कितने सही आंसर्स मिले, मतलब कितने आंसर्स अपने सही किए। सो यहाँ पर हमारा सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज बेस्ट सूटेड टू मेक अ फ्यूज वायर। सो फ्यूज वायर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। सो फ्यूज वायर की कुछ खासियत होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहली तो होती है कि वो होती है एक थिन वायर, ठीक है। नेक्स्ट होती है इसकी जो, मतलब वायर जिस चीज़ का बनता है, फ्यूज वायर जिस चीज़ का बनता है उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट होती है? ताकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिक सर्किट से पास करती है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है। तो अगर लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल का इस्तेमाल होगा एज अ फ्यूज वायर तो क्या होगा, हल्की सी हीट प्रोडक्शन से ही क्या हो जाएगा, मतलब जब भी जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जितना सेफ लिमिट है उससे एक्सीड करेगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, और उस हीट के चलते क्या हो जाएगा कि ये जो फ्यूज वायर है ये मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट है, जिस वजह से जो सर्किट है वो ब्रेक कर जाएगा और फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा। तो इससे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसको जो हार्म पहुंच सकता था वो नहीं होगा, या जो फायर हो सकता था वो नहीं होगा। सो लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। और नेक्स्ट होता है हाई रेजिस्टिविटी या फिर हाई रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का क्या ताल्लुक है, तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि H इज इक्वल्स टू I²RT। ये वाला फॉर्मूला मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन है और जो टॉपिक वाइज PYQs मैं कराती हूँ तो क्वेश्चन पेपर तो सेम ही है, तो आपको सेम क्वेश्चन मिल सकते हैं। सो H इज इक्वल्स टू I²RT का मतलब क्या है? H का मतलब है हीट जो प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट से पास करती है। I जो है वो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो मैं यहाँ पर करंट लिख रही हूँ सर। R जो है वो है रेजिस्टेंस, और T जो है वो है टाइम। तो अगर आप देखेंगे तो हीट प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगा। एंड इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। सो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी या जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगा। सो फ्यूज वायर के जो खूबियाँ हैं वो थिन वायर है, उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट है, हाई रेजिस्टिविटी है। तो यहाँ पर हमको मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टिविटी दी गई है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी कहाँ पर दी गई है, वो है बी मटेरियल के लिए। तो हम जो बी मटेरियल है उसका इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू मेक अ फ्यूज वायर। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इस सेशन का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सो यहाँ पर हमसे कहा गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। सो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि जो प्लांट होते हैं उनके रूट्स तो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, क्योंकि खाना बनाने के प्रोसेस में वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत है।
अब कभी कभार अगर जो वाटर इन्होंने एब्जॉर्ब किया है वो ज़्यादा हो जाए, एक्सेस वाटर हो जाए, तो वो क्या करते हैं, पत्तियों में जो टाइनी पोर्स होते हैं, पत्तियों के लोअर सरफेस में जो टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं, तो स्टोमाटा की मदद से ये जो एक्सेस वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर निकल जाती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वो निकल जाती है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, सो ट्रांसपीरेशन के बारे में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई है, तो कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट्स सही है अबाउट ट्रांसपीरेशन वो आपको चूज करना है। सो ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स सक्शन पुल which causes water to reach great heights in tall trees। तो एक बात तो सोचने की है कि जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं वहां पर जो वाटर पहुंचाया जाता है हर एक पत्तियों तक, वो कैसे पॉसिबल है, सिर्फ रूट प्रेशर से तो ये काम होने नहीं वाला। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से सपोज आपके पास एक ग्लास दिया गया है जूस का, हाँ, सो उसको पीने के लिए आपने क्या किया, स्ट्रॉ डाला हुआ है और आप क्या कर रहे हैं, उसको सक कर रहे हैं। सक करने से क्या हो रहा है, ये जो जूस है स्ट्रॉ की मदद से आपके मुंह तक जा रही है। सेम प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन के वजह से। अगर हम ये पेड़ का तना देखें, ठीक है, सो पेड़ में क्या मौजूद होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। सो वाटर कहाँ से फ्लो करता है, वो फ्लो करता है जाइलम से। सो ये ट्री ट्रंक है और ये है जाइलम, और यहाँ से एक ब्रांच गई और ब्रांच में एक पत्ती अटकी हुई है। सो ये जाइलम भी यहाँ से इन पत्तियों में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स है जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं, वहां से वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जिसको हम ट्रांसपीरेशन कह रहे हैं। तो यहाँ पर वाटर लॉस हो रहा है। वाटर लॉस होने से यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर एक सक्शन पुल क्रिएट होता है जिस वजह से सॉइल में जो पानी है वो उसको खिंचाव मिलती है, एक पुल मिलती है। तो क्या होता है, रूट्स के मदद से जो पानी है वो ऊपर उठती है, ग्रेट हाइट्स तक उठ पाती है टॉल ट्रीज में। तो ट्रांसपीरेशन एक सक्शन पुल तो क्रिएट करता है, ठीक जैसे हम स्ट्रॉ से कोई भी जूस या कोई भी लिक्विड पीते हैं, सेम चीज़ ऐसा ट्रांसपीरेशन के वजह से पौधों में होते हैं। किन में होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज में होते हैं। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर इन प्लांट्स। तो जैसे कि जब हमको पसीना आता है, तो जब हमारी जो पसीने वाली बॉडी है उसके ऊपर से कोई हवा बह के जाए या हम फैन के नीचे खड़े हो जाए, तो हमको एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि इवेपोरेशन के चलते क्या हो रहा है, ये कूलिंग इफेक्ट हमको मिल रही है। सेम चीज प्लांट के केस में भी होता है कि ट्रांसपीरेशन के चलते एक कूलिंग इफेक्ट मिलती है पौधों को। सो इससे क्या होता है कि उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है ये ट्रांसपीरेशन। तो ये सही बात है। ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स। तो ये जो सक्शन पुल क्रिएट करता है ताकि जो पानी है ग्रेटर हाइट्स तक पहुंचे, यही ट्रांसपीरेशन हमारे रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। सो जो तीनों ही स्टेटमेंट है अबाउट ट्रांसपीरेशन वो सही है। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ए, बी और सी तीनों ही ट्रांसपीरेशन के बारे में जो बताया गया है वो सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सो यहाँ पर हमसे कहा गया है इफ अ क्लॉक शोज क्वार्टर पास्ट 3, मतलब आपके पास एक घड़ी है, तो हम जल्दी से घड़ी ड्रॉ कर लेते हैं। इधर पे 12, इधर पे 6, इधर पे 9 और इधर पे 3। ठीक है, आपके पास एक घड़ी है, घड़ी में दिखाया है क्वार्टर पास्ट 3, यानी कि घड़ी में 3:15 बज रहे हैं। तो 3:15 कैसे बजेगा, जो बड़ी सुई है वो भी इधर होगी और जो छोटी सुई है वो थोड़ी सी नीचे की ओर हो सकती है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की हमको दिखेगी। तो ये मिरर में कैसे दिखेगी हमको, अगर यहाँ पे मिरर आएगा तो मिरर में क्या होता है, लैटरल इन्वर्शन होता है। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एग्जैक्ट तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, सॉरी ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 9। सो
मिरर में इसकी इमेज क्या बनेगी? मिरर में इसकी इमेज बनेगी इसका उल्टा, जैसा यहाँ पे बना है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा टाइम यहाँ पे दिखाएगा। 3:15 नहीं, लैटरल इन्वर्शन होगा तो 3:15 तो नहीं होगा। 9:15, 9:15 मतलब 9:15, तो वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 9:15। 9:15 का मतलब क्या है कि 45 मिनट हो चुके हैं 9 बज के, सो वो होता है 9:45। और यहाँ पर बताया गया है 3:15 मतलब 3:45 हो चुके हैं, तो 3:45 यहाँ पर बता रहा है। तो इंग्लिश वाले जितने भी ऑप्शन है वो सभी ही गलत है, इसलिए सीटेड आंसर की में जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को अटेंड किया था उनको मार्क्स मिला है। सो एक्चुअली क्या होगा, जो मिरर है वहाँ पर ये जो टाइम दिखाएगा वो क्या टाइम दिखाने वाला है, वो दिखाएगा 8:45, इस टाइप का कोई एक टाइम दिखाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो 8:45 होना चाहिए, क्योंकि ये है तो 3 यहाँ पर बनेगा, क्योंकि 3 का यहाँ पर जो इमेज क्रिएट होगा वो 3 होगा, बट एक्चुअली अगर इस घड़ी को हम देखेंगे तो 3 तो हमारी इस साइड होती है और यहाँ पर ये 9 होता है, तो 8:45 जो है वो इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो हम इस क्वेश्चन का यहाँ पर कोई भी सही उत्तर नहीं है। हिंदी वालों में यहाँ पर 8:45 दिख रहा है, तो उसका आंसर हम कह सकते हैं कि 3 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है हेन्स आर डैश एंड डैश टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन देम। सो जो हेन है या जो हेन्स है वो कैसे एनिमल है, क्या वो एग लेइंग एनिमल है या उनका डायरेक्ट बच्चा होता है? सो वो अंडा देते हैं यानी कि एग लेइंग एनिमल है। एग लेइंग एनिमल को हम कहते हैं ओवीपेरस। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है? तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फीमेल के बॉडी के अंदर होती है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला गया है तो ये वाला नहीं होगा, और वो विविपेरस तो है ही नहीं, तो 2, 3, 4 जो ऑप्शन है वो गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। Hens are oviparous and internal type of fertilization takes place in them. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर किस पे करता है हमें पता है कि वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे निर्भर करता है। अब जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम जिस ऑप्शन में है उसको हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि हमको ढूंढना है किस पे वो निर्भर नहीं करता है। सो इन तीनों ऑप्शन में लेंथ ऑफ द पेंडुलम है तो ये क्रॉस हो जा रहे हैं, बच जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर बताया गया है कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो ना तो जो बॉब का मास है, बॉब किसे कहते हैं, आई जो इसको बोलते हैं, ये जो गोल सा चीज होता है इसको हम कहते हैं बॉब, बॉब ऑफ द पेंडुलम एंड मटेरियल ऑफ द बॉब, इन दोनों पे ही जो है वो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम नहीं डिपेंड करता है इन दोनों पे। सो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर हमको डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन्स से एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज मोस्ट क्रूशियल रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन्स, मतलब सबसे क्रूशियल रोल प्ले करने वाला कौन सा स्टेप है जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन्स को मद्देनजर रखते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है इवैक्यूएशन ऑफ पीपल, मतलब लोगों को जो साइक्लोन प्रोन एरिया है वहां से हटाकर किसी सेफ प्लेस में लेके जाना, ये है एक मतलब क्रूशियल रोल। बाकी भी देख लेते हैं। मॉनिटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो जब इनको शिफ्ट किया जाता है तो उनको पानी, खाना या जो भी चाहिए उनको रिसोर्सेज, क्या वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको मॉनिटर करना, ये भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड हाउसेस, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब एक्चुअली आप साइक्लोन हिट करने वाला है और तब आप ये लोगों को घर बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत टाइम चला जाएगा, और यहाँ पर हम जो रिस्क में रह रहे हैं जो लोग हैं, तो ये तो होगा नहीं। अर्ली एंड इफेक्टिव फोरकास्ट सिस्टम, सो ये भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है।
सो 1, 2 और 4 क्रूशियल रोल तो प्ले करते हैं, बट मोस्ट क्रूशियल क्या है? मोस्ट क्रूशियल होगा अर्ली एंड इफेक्टिव फोरकास्ट सिस्टम। अगर इंसान को पता चल जाए कि साइक्लोन हिट करने वाला है वेल इन एडवांस, तो फिर वो ये बाकी के स्टेप्स ले पाएंगे, यानी कि किसी सेफ जगह में उनको पहुंचाना, ठीक है। और जब हिट करता है तो उस सेफ जगह में प्रॉपर रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उसको मॉनिटर करना। बट सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल क्या है कि जो वेदर फोरकास्ट सिस्टम है वो अच्छे से काम करे, ताकि हमको पहले से ही पता चल जाए, लाइक 1 वीक पहले या वेल इन एडवांस हमको पता चल जाए कि जो साइक्लोन है वो कहाँ पर इफेक्ट या हिट करने वाली है, उसकी स्पीड क्या रहेगी, कितना डैमेज हो सकता है, वो हमको पता चलता है इफेक्टिव फोरकास्ट सिस्टम से ही। तो ये क्रूशियल रोल, मोस्ट क्रूशियल रोल प्ले करेगी इन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, सो हम इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 180 किलोमीटर। सो दिल्ली से आगरा की दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर है। सीता ट्रेवल्स इन अ कार फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। सो सीता क्या कर रही है? कार में ट्रैवल करके जा रही है दिल्ली टू आगरा, एंड इट टेक्स हर 5 आवर्स टू रीच आगरा। तो उसको 5 घंटे लगे आगरा पहुंचने में। वाइल रिटर्निंग, अब जब वो लौट रही है, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, लौटते वक्त अगर उसके कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द एंटायर जर्नी? तो उसको कितना वक्त लगेगा आगरा से दिल्ली पहुंचने में? मतलब पूरा एंटायर जर्नी का कितना टाइम है, मतलब जाने का और लौटने का वो। एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी? तो इस कार की एवरेज स्पीड कितनी है फुल जर्नी की, मतलब जाने आने की, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्पीड जब वो जा रही थी वो निकाल लेते हैं। सो हमको देखिए D1 कितना बताया गया है, वो है 180 किलोमीटर। हमको D1 पता है, टाइम भी हमको पता है, कितना टाइम लगा उसको, 5 घंटे लगे। सो हम स्पीड निकाल सकते हैं। जाते वक्त दिल्ली से आगरा जाते वक्त कार की कितनी स्पीड रही होगी? तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो D1 बाई T1, तो D1 बाई T1 करेंगे तो कितना हमको आंसर मिल रहा है? 180 बाई 5। तो अगर ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में हमको आंसर मिलेगा। सो 5 1 5, 5 3 15 और 5 6 30। तो ये हो जाता है स्पीड 1 जो है वो हो जाता है 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट हमको जो बताया गया है, यहाँ पर हमको बता दिया है कि जब वो लौट रही थी, यानी आगरा से वो दिल्ली जब आ रही है, तब जो कार की स्पीड है, यानी कि स्पीड 2, वो कितनी है? उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो दूरी है वो तो सेम ही है, तो डिस्टेंस भी हमको पता है D2 कितना है? 180 किलोमीटर, क्योंकि लौटते वक्त भी तो वो आगरा से दिल्ली ही जा रही है, तो दूरी तो सेम ही होगी। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज कांस्टेंट, दैट इज 180 किलोमीटर। तो अब हमको यहाँ पे T2 निकालना है। तो हम क्या जानते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। तो अगर टाइम निकालना है, सो टाइम यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अगर T2 निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? D2 बाई S2। अब D2 बाई S2 कितना है? D2 हमारा है 180 किलोमीटर, और S2 हमारा कितना है? S2 है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो D2 बाई S2 अगर करेंगे तो 0 0 कट गया, 6 3 80। तो कितने आवर लगे? कितने आवर लगे? वो लगे 3 घंटे। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? हमको पूछा गया है पूरी जर्नी का, मतलब जाने का और लौटने का, पूरी जर्नी का कितना टाइम है वो हमको फाइंड आउट करना है। सो टोटल टाइम अगर हम T लेंगे तो उसका मतलब क्या है? T1 प्लस T2 करना पड़ेगा। T1 हमारा था 5 आवर और T2 हमारा निकला 3 आवर। सो 5 प्लस 3 आवर कितने हो गए? 8 आवर, ठीक है। और पूरी जर्नी का हमको एवरेज स्पीड निकालना है।
एवरेज स्पीड निकालना मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। हाँ, मैं पूरा नहीं लिख रही, यहाँ पे स्पेस कम है, तो वो क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना था, जाने का 180 किलोमीटर, लौटने का 180 किलोमीटर। और टोटल टाइम टेकन मतलब कितना है, जाने का 5 घंटा, लौटने का 3 घंटा। ठीक है, सो ये कितना हो रहा है, 180 कितने हुए, 360। और 5 + 3 कितना हुआ, 5 + 3 हुआ 8। सो यहाँ पर स्पीड है किलोमीटर पर आवर पे आएगा। सो अगर हम 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 कितना होता है, 32 होता है। 6 से 2 गया, 4 बचा, 0 उतरा, 8 5 40 होता है। तो जो हमारा स्पीड आ रहा है, एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, वो क्या आ रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो जो टोटल टाइम टेकन इज 8 आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी इज 45 किलोमीटर पर आवर, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, 8 आवर 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। मैंने बड़े ही धीमे से धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आशा करती हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आप वीडियो को स्लो मोशन में, ये वाला जो जगह है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स नहीं होता, रेड ब्लड सेल्स को कॉर्पस सेल्स कहा जाता है। क्यों, बिकॉज दे लैक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जिस स्ट्रक्चर में नहीं है, हम उसे सेल कैसे कह सकते हैं। The shape of red blood corpuscles help in exchange of gases by providing large surface area. So क्योंकि red blood corpuscles में न्यूक्लियस नहीं होता है, जिस वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही लार्ज है, और इसलिए ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। मतलब यहाँ पर एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज होता है। द शेप ऑफ RBCs इज, सो रेड ब्लड कॉर्पसेस का शेप क्या है, लॉन्ग एंड थिन नहीं, फ्लैट नहीं, ब्रांच नहीं, डिस्क शेपेड है उसका शेप। सो अगर आप RBCs को देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, अंदर की ओर ऐसा गड्ढा टाइप का होता है। साइड से आप देखेंगे तो वो बाइकॉनकेव शेप है। तो जो RBCs की शेप है वो हम डिस्क शेपेड भी कह सकते हैं, बाइकॉनकेव भी कह सकते हैं, एंड राउंड भी कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, चक्र के आकार का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इफ x and y are elements and combine to form a compound Z। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अगर x और y एलिमेंट्स है, यानी कि दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है और दोनों ही कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं जो कि है Z। तो क्या बोल दिया है पहले ही, x और y एक अलग अलग एलिमेंट है। सो अगर x और y अलग अलग एलिमेंट है तो उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे। पहले वाले ऑप्शन को ही हमको सही आंसर मानना है, क्योंकि ये गलत बताया गया है। एटम्स ऑफ x एंड y आर सेम, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि x और y अगर एलिमेंट्स है, अगर वो एलिमेंट्स है तो फिर अलग अलग नाम क्यों दिया गया, x और y मतलब क्या, वो अलग अलग एलिमेंट्स है, तो हर एक एलिमेंट का एटम अलग होता है। सो एटम्स ऑफ x एंड y सेम तो होगा नहीं, तो हमको जो नॉट ट्रू है वो ढूंढना था। बाकी वाला हम देख लेते हैं। एटम्स ऑफ x एंड y आर प्रेजेंट इन Z। तो ऑब्वियसली अगर हम देखते हैं कि जैसे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो देखिए यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक है मैग्नीशियम, दूसरा है ऑक्सीजन, और हमको जो कंपाउंड मिला वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो एटम्स है मैग्नीशियम के और जो एटम्स है ऑक्सीजन के, वही इस कंपाउंड में भी मौजूद है। तो ये बात सही है। एटम्स ऑफ x, y एंड z आर डिफरेंट। तो यहाँ पर x का जो सपोज मैग्नीशियम x है और जो ऑक्सीजन है वो y है, तो दोनों के एटम्स डिफरेंट है, और यहाँ पे इसके भी जो एटम्स है वो डिफरेंट है। तो ये बात भी सही है।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन Z इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ X एंड Y। सो ऑब्वियसली ये एक कंपाउंड है, सो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम होगा Z में वो डिफरेंट होगा देन X एंड Y, क्योंकि X एंड Y तो एक एलिमेंट है और ये एक कंपाउंड है, तो ये बात भी सही है। तो हमको जो गलत स्टेटमेंट है उसको ढूंढना था, तो उस हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू बताया गया है। इफ X एंड Y आर एलिमेंट्स एंड दे कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड Z। आ चुके हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन में। सो यहाँ पर हमसे कहा गया है सीमा टेक्स 4 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल्स देम A B C D। सीमा ने 4 टेस्ट ट्यूब लिया है और उनको A B C और D नाम दिया है या लेबल किया है। She puts an iron nail in each of the test tube, और वो हर एक टेस्ट ट्यूब में एक एक लोहे का कील डालती है and puts the following, और ये जो चीज़ें हैं ये डालती है वो टेस्ट ट्यूब में। तो टेस्ट ट्यूब ए में उसने ऑयल दिया है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बी में उसने सोडा लाइम दिया है, टेस्ट ट्यूब सी में उसने हॉट वाटर दिया है और टेस्ट ट्यूब डी में उसने टैप वाटर दिया है। अब कहा गया है शी क्लोजेस ऑल द टेस्ट ट्यूब्स एंड राइट्स ऑब्जर्वेशन आफ्टर फ्यू डेज। तो उसने फिर टेस्ट ट्यूब का सभी टेस्ट ट्यूब का मुंह बंद कर दिया और कुछ दिनों बाद उसने अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसको लिखा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, कौन से टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नील है उस पर जंग लगेगा और किस में नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रस्टिंग प्रोसेस है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसके लिए क्या जरूरी होता है? इसके लिए जरूरी होता है मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो तब रस्टिंग जो प्रोसेस है वो भी बढ़ने लगती है। अब जो ऑयल है, ठीक है, सो ऑयल क्या करता है, ऑयल एक लेयर बना देता है जिसके वजह से जो मॉइस्चर है या जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली आयरन नेल के कांटेक्ट में नहीं आती है। तो ए वाले में तो नो रस्टिंग होगा, ठीक है। फिर जो सोडा लाइम है वो क्या करता है, वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी नो रस्टिंग होगा। हॉट वाटर, हॉट वाटर मतलब क्या, हॉट वाटर कब बनेगा, जब हम उसको बहुत हीट करेंगे वाटर को। सो बहुत हीट करने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होता है, वो चला जाता है, वो निकल जाता है पानी से। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी क्या होगा, देयर विल बी नो रस्टिंग। टैप वाटर जो है, नॉर्मल टैप वाटर, वहाँ पे पानी भी मौजूद है एज वेल एज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी है। सो यहाँ पर जो होगा हमको रस्टिंग नजर आएगा। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो कहाँ पर बताया गया है कि डी में रस्टिंग होगी और ए बी सी में रस्टिंग नहीं होगी। सो इन टेस्ट ट्यूब डी द आयरन नेल इज रस्टेड whereas in A, B, C it is not rusted। so यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। बाकी में क्या कहा गया है, इन टेस्ट ट्यूब A and C the iron nail is rusted whereas in B and D it is not rusted, तो ये गलत है। In test tube A and B the iron nail is rusted whereas in C and D it is not rusted, ये भी गलत है। In test tube C the iron nail is rusted whereas in A, B, D it is not rusted, तो ये भी गलत है। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आशा करती हूँ कि आज के सेशन से आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प हुआ ही होगा, आपको आइडिया मिला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछे जाते हैं। अगर आप पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जितना आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जितना आप मॉक टेस्ट देते हैं, उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि उससे पता चल जाता है ना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो ऐसे ही सेशन के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें ताकि आपको मेरे चैनल पे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो ऐसे ही वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।